Hello, dear friends. Welcome to our channel. And the name of this course that we are discussing is English Course with Vikram 1577. Dear friends, हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक झुंड है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, जिसके पास होता है, विच हैज एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जिसके पास में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। ये हमारा क्लॉज का भी डेफिनेशन लगभग ऐसा ही था, लेकिन क्लॉज का डेफिनेशन ये था कि शब्दों का एक समूह जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्लॉज कहा जाता है। सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कैसे। अब चलिए, हमने लिखा है यहां पे राम इज ड्राइविंग अ कार। यहां पर देखिए, राम कार ड्राइव कर रहा है, तो राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इज ड्राइविंग अ कार ये हो गया प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा चलाएंगे आज। वी शैल स्टडी हार्ड अबाउट दिस, इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे हम। तो ये एक सेंटेंस है। क्या मैं इसे क्लॉज कहूंगा? कल हमने, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भी शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और केवल एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्लॉज कहा जाता है। तो इसे हम क्लॉज भी बोल सकते हैं और इसी को आप सेंटेंस का दर्जा भी दे सकते हो। अब हम एक सेंटेंस और लिखते हैं। यहां पर हमने लिखा राम इज वॉचिंग टेलीविजन while Akshay is reading a story। यहां पे हमने दो सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में दो प्रकार से सेंटेंसेस लिखे। राम जो है वो तो टीवी देख रहा है, जबकि अक्षय कोई कहानी पढ़ रहा है। राम टेलीविजन देख रहा है, जबकि अक्षय जो है वो क्या कर रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है। तो यहां पर राम एक सब्जेक्ट है, उसका प्रेडिकेट यहां से लेकर यहां तक। ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया बच्चों, इसका प्रेडिकेट यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर यदि हम ध्यान दें, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, इसका प्रेडिकेट ये हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट ये, इसका प्रेडिकेट ये। इसको मैं कहूंगा ये एक सेंटेंस है, लेकिन मैं, क्या ये क्लॉज है? नहीं, ये क्लॉज नहीं है, ये सेंटेंस है। इसके अंदर कितने क्लॉज हैं? इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक तो राम इज वॉचिंग टेलीविजन, राम टेलीविजन देख रहा है, एक क्लॉज। दूसरा क्लॉज है अक्षय कहानी पढ़ रहा है, ये दूसरा क्लॉज हो गया। इन दोनों क्लॉजेस को हमने इससे जोड़ दिया। इसे कंजंक्शन कहा जाता है, या आगे हम बड़े ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और कैसे जोड़ा ये बाद की बात है। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब हो गया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक प्रेडिकेट हो। क्लॉज केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे क्लॉज कहा जाता है। तो यहां पर हमें यह पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। चलिए, यहां तक भी अच्छी बात है, लेकिन आगे दिमाग में सवाल आता है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है,
सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। हमें यह तो पता चल गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंटेंस या फिर एक क्लॉज बना देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट होता क्या है, यह भी सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो सब्जेक्ट को हम पहले एग्जाम्पल के साथ में डिफाइन करके देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ में यहां पे हम लिखते हैं अविनाश हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क। अविनाश दिया हुआ कार्य पूरा कर चुका है। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा। तो सब्जेक्ट होता क्या है, यहां पर सब्जेक्ट को यदि हम डिफाइन करें तो वाक्य के अंदर कोई एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह, वाक्य में कोई ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो कुछ करता है, कर रहा है, कर चुका है, समय से कर रहा है, किया था, कर रहा था, कर चुका था, कुछ समय से कर रहा था, करेगा, कर रहा होगा, कर चुका होगा, कुछ समय से कर रहा होगा, जो कोई भी, उसे सब्जेक्ट का दर्जा दिया जाता है, उसे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट माना जाता है। इन शॉर्ट आसान भाषा में समझने के लिए सब्जेक्ट का मतलब यह हुआ कि कोई भी वाक्य लिखने के बाद में आप उसमें सवाल करो कौन, आप उस वाक्य से सवाल करो कौन, और उसका जो उत्तर आपको मिले उसे हम सब्जेक्ट का दर्जा देते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ए वर्ड, या तो कोई शब्द हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह, या तो एक शब्द हो या शब्दों का समूह हो, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does something is called the subject of a sentence। उसे सब्जेक्ट कहा जाता है किसी सेंटेंस का। यहां पर अविनाश जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहां पर देखिए एक ही शब्द है तो वर्ड हो गया। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज। यहां पर देखिए यहां से लेकर यहां तक, तो हमने क्या किया, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क। तो शब्दों का समूह हो गया, शब्दों का समूह हो गया। ये भी क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन दिया हुआ कार्य पूरा कर चुका है, बहुत ज्यादा संख्या में लड़के, बहुत ज्यादा संख्या में लड़के क्या कर चुके हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लड़के कार्य पूरा कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देखिए यहां पर अभी आप कुछ भी लिख दो, तो हमने यहां पर लिखा था अविनाश। क्लैरिफाई हो गया होगा जहां तक मेरा मानना है। अब चलते हैं अपन प्रेडिकेट के अंदर। प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ किया जाता है, किया जा रहा है, किया जा चुका है, कुछ समय से किया जा रहा है, किया गया था, किया जा रहा था, किया जा चुका था, या कुछ समय से किया जा रहा था, किया जाएगा, किया जा रहा होगा, किया जा चुका होगा, या कुछ समय से किया जा रहा होगा। जो कुछ सब्जेक्ट के द्वारा, उसे प्रेडिकेट का दर्जा दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट।
तो यहां पर सब्जेक्ट ने क्या किया, हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क। तो यहां से लेकर यहां तक इसे हम कहेंगे भैया ये प्रेडिकेट है। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, द पार्ट दैट यू कैन सी हियर इज द प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। यहां पर हमें समझ में आया कि यदि मैं इसे डिफाइन करूं, यदि मैं इसे डिफाइन करूं, यहां पर हम लिख देते हैं प्रेडिकेट। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? हमने कहा अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज समथिंग। तो यहां पर आप लिख सकते हो whatever is done by the subject, whatever is done by the subject is called the predicate of that sentence। जो कुछ भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट का कहते हैं। यहां तक मेरा मानना है कि हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचानना है और किस तरीके से हमें प्रेडिकेट को पहचानना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है, यू मे आस्क मी, जस्ट गिव अ कमेंट टू मी और आई शैल ट्राई माय बेस्ट जस्ट टू गिव यू द रिप्लाई फॉर द सेम थिंग। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भाई पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट या फिर ऑफ अ सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन कहां होनी चाहिए? ज्यादातर सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही लगते हैं, लेकिन क्या सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को शुरुआत में लगाया जा सकता है? यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आगे पढ़ सकते हैं सारी चीजों को। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला बोलता है कि जनरली सब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सब्जेक्ट को रखा जाता है एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट को सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में रखा जाता है ज्यादातर। उदाहरण के तौर पर रमेश wants some fruits to eat। रमेश कुछ फल खाना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट को हमने शुरुआत में रखा। ज्यादातर सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। ज्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य की शुरुआत में लगता है, लेकिन हमेशा नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। दूसरे बोल रहा है मोस्टली सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट को सेंटेंस के बीच में भी रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वाई डज समीर प्ले क्रिकेट। समीर क्रिकेट क्यों खेलता है? कौन क्रिकेट क्यों खेलता है? समीर क्रिकेट क्यों खेलता है। तो यहां पर देखिए सेंटेंस का ये पार्ट हो गया, यहां पे ये हो गया सब्जेक्ट और यहां पे बाकी का पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हमने कहां रखा? इन सेंटेंस के बीच में रखा, इस सेंटेंस के बीच में। तो सब्जेक्ट जो है कई बार सेंटेंस के शुरुआत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जेक्ट जो है कई बार सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को कैसा यूज करना चाहते हो एंड यू कैन यूटिलाइज इट एट अ प्रॉपर प्लेस। चलिए अब ये बोल रहे हैं सेंटेंस के अंदर कई बार सब्जेक्ट को यू कैन प्लेस द सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। कई बार इन्वर्जन जैसे सेंटेंसेस बनाने पड़ जाते हैं। इन्वर्जन वो हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज एन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को एंड में रखा जाता है। तो हम बोल सकते हैं तीसरा नंबर, समटाइम्स सब्जेक्ट may be placed at the end of a sentence। सेंटेंस के एंड में भी सब्जेक्ट को रखा जा सकता है, कई बार हो जाता है ऐसा। उदाहरण के तौर पर here comes the train, यहां पर ट्रेन आती है। तो ये जो ट्रेन है, कौन यहां पर आता है, ट्रेन आता है। तो ये सब्जेक्ट को हमने सेंटेंस के एंड में लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कब तो सब्जेक्ट को सेंटेंस के बीच में लगाना है, कब सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड में लगाना है, कब सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में लगाना है। ये कैसे सीखा जाए, इसका सीखने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप हर लेक्चर को बड़े ही बारीकी से समझते हैं, देखते हैं, तो इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, बहुत ही आसान। इसमें दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक, शब्दों को ज्यादा से ज्यादा याद करना है, क्योंकि अंग्रेजी के या इंग्लिश के शब्द किसी और तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, हिंदी में हम किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं हाथ, इंग्लिश में से कहा जाता है हैंड। तो हाथ हम रोज बोलते हैं इसलिए हमें याद हो गया कि हाथ है, रोज हम हैंड नहीं बोलते इसलिए हमें याद नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही यदि आप चाहें कि यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज really the easiest language. That is what all over the countries this language is being spoken. इस भाषा को बोला जा रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है। और एक बार आपने इसको समझ लिया, उसके बाद में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब हमारे दिमाग में एक चीज और आती है दोस्तों, भाई सब्जेक्ट का तो पता चल गया, पोजीशन तो पता चल गया हमें कि सब्जेक्ट की पोजीशंस कहां कहां होती है, लेकिन जो प्रेडिकेट है, जो दूसरी बात चल रही है प्रेडिकेट की, किसकी बात चल रही है, प्रेडिकेट की बात चल रही है। तो इस प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकता है। भाई सब्जेक्ट में तो आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहां कहां है, और सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रेडिकेट जो है ये कहां होता है, कितना बड़ा होता है, और हमें कैसे पता चले कि प्रेडिकेट है, और ये इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती है, इनका भी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आ सकता है। यहां पर हम लिखते हैं रमेश विल हैव कॉल्ड यू टू हेल्प हिम, यहां तक मैंने लिखा। यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। यहां पर देखिए रमेश विल हैव कॉल्ड यू, तो ये तो था सब्जेक्ट, रमेश तुम्हें बुला चुका होगा। तो हमने देखा यहां पर वर्ब आई, फिर हमने देखा एक वर्ब और आई, फिर हमने देखा एक वर्ब और आई, फिर हमने देखा यहां पर क्या आया, प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन आया जिसको हम ऑब्जेक्ट भी पहचानते हैं। उसके बाद में रमेश विल हैव कॉल्ड यू टू गिव हिम सम रुपीज। रमेश तुम्हें वहां पर बुला चुका होगा, किसे, तुम्हें, ऑब्जेक्ट लगाया हमने। उसके बाद में हमने देखा यहां पर इन्फिनिटिव भी आ रही है। इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है इन्फिनिटिव। फिर हम देखेंगे यहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है।
फिर यहां पर हम देखेंगे एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम यहां पे देखेंगे रुपीज यानी कि नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर यहां पर जो कुछ भी आता है, कितना ही बड़ा सेंटेंस बन जाए, सब्जेक्ट के अलावा चाहे से कोई भी चीज आए, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो कुछ भी ले आओ उसमें, आप चाहे से वर्ब ले आओ, एडजेक्टिव ले आओ, एडवर्ब ले आओ, कंजंक्शन ले आओ, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट के नाम से पहचानते हैं। प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, जिरंड आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, पार्टिसिपल आ गया, कुछ भी ले आओ, उन सभी को हम किस में काउंट करते हैं, एडवर्बियल एक्यूजेटिव जो है वो ऐसे काउंट करके पढ़ेंगे हम स्लोली। अभी सिर्फ हम एक छोटी सी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हमने भी शुरुआत की है इंग्लिश कोर्स की, तो हमें तकलीफ होती है। अब ये सारी चीजें आई कैसे, ये हम हमारे वीडियोस में पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे ला सकते हैं, यहाँ यहीं पर ये क्यों आया, यहीं पर ये क्यों आया, यही पढ़ना है। तो डोंट यू वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हर चीज की जानकारी दी जाएगी। चलिए, अब ये बात चलती है कि भाई सब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन आ सकता है, सब्जेक्ट जो है ये कौन बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादातर नाउन होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, ज्यादातर नाउन होता है। यदि नाउन नहीं है तो उसकी जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल होगा, उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट का काम करेगा। कई बार हम एडजेक्टिव से भी सब्जेक्ट का काम करवा देते हैं, कई बार हम एडजेक्टिव से भी सब्जेक्ट का काम करवा देते हैं, कई बार हम वर्ब से भी सब्जेक्ट का काम करवा देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, और कई बार आप एडवर्ब का इस्तेमाल कर कर आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम इतने सारे चीजों से सब्जेक्ट बना सकते हैं, और कैसे बनता है वो हम जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, पहले कौन सी चीज पढ़नी है फिर कौन सी पढ़नी है। देखिए, ये वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है ध्यान से, और वीडियो तभी समझ में आएंगे जब आप हर चीज को शुरुआत से देखते हैं। इन बिटवीन यदि आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि समझ में आ जाएगा, तो आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। हाँ, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, मेरे से तो कई गुना अच्छे होंगे आप लोग, उनके लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है। ये उनके लिए नहीं है जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो बहुत परफेक्ट हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियर जस्ट टू हर्ट यू। मैं यहाँ पर बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है इंग्लिश में। इंग्लिश यदि सीखना है आपको, यू मस्ट गो थॉरोली थ्रू द ग्रामर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, थैंक यू।